हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि आपके जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी कवर अप हो सकें। हम प्रत्येक चैप्टर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी डिटेलिंग केवल शॉर्ट फिल्म में लेकर आए हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही संकीर्ण करके हम इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि जब प्रीलिम्स के समय आप इसे एक या दो बार भी अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो जो समानता और असमानता है उनको हम आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले हम आपको राज्यपाल के बारे में बताएंगे, सेकंड वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति, और थर्ड वीडियो में इन दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में। भारत के जो संविधान का जो भाग छठा है उस छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं उसमें कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महान्यायाधिवक्ता, इन चारों को मिला के कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका जो होती है वो राज्यपाल के प्रति समर्पित होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप क्लियर रखें कि जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल के प्रति समर्पित होती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि ये एक संवैधानिक मुखिया होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। इसको नियुक्त करते समय केवल संवैधानिक कार्य के लिए ही इसे नियुक्त किया जाता है, ये प्रशासनिक कार्य नहीं करता है। प्रशासनिक कार्य के लिए जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पावरफुल जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन प्रशासनिक कार्य जो करता है, कार्यकारी जो कार्य करता है, संवैधानिक जो कार्य करता है वो राज्यपाल करता है। अब यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल की नियुक्ति आखिर कैसे होती है। तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति वो संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इसे निर्वाचन पद्धति के आधार पर नहीं चुना जाता है, ये केवल संवैधानिक प्रमुख होता है और संवैधानिक पद्धति के आधार पर ही इसे चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से क्यों होती है और चुनाव के माध्यम से क्यों नहीं होती, इसको भी आप जरा समझ लीजिए। दरअसल देखिए, जो राज्यपाल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया होता है, इसलिए इसके चुनाव के लिए कोई जटिल प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है, खर्चीली चुनावी प्रक्रिया नहीं किया जाता है। सेकंड, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, दोनों एक दूसरे से समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से काम कर सके, इसलिए भी इसको चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं चुना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, बट फिर भी जो संवैधानिक मुखिया होता है, वो राज्यपाल होता है, और जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। थर्ड, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आप यहाँ समझिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी वर्ष जो उम्र है वो 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, यानी कि जो राज्यपाल है वो 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए उसकी एज, और भारत का नागरिक हो। ये दो विशेषताएं यदि उसमें होती हैं तो राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से दोनों राज्य मिला के देते हैं। आप यहाँ पर समझ लीजिए जैसे कि एक राज्यपाल 2 राज्यों या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल है। चूंकि संविधान में ऐसी प्रक्रिया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो इसलिए यदि कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो जो वेतन और भत्ते हैं वो दोनों स्टेट हैं वो मिला के देते हैं। सामान्यतः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 1956 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब जो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो चीज़ें मोस्ट है मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ। पूरे राज्यपाल को पढ़ने के लिए हमारे पास अभी इतना समय नहीं, केवल रिवीजन के लिए हमें
उन तथ्यों को याद रखना है, उन तथ्यों को पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप शपथ से संबंधित जानकारी लें कि शपथ, राज्यपाल को जो शपथ है वो हाईकोर्ट का जज दिलाता है, और यदि हाईकोर्ट का जज नहीं है तो जो वरिष्ठ जज होगा, सीनियर जो जज होगा, वो उसे शपथ दिलवाएगा। कार्यकाल आप सभी को पता है कि 5 साल का होता है। पदविधि की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी उसे वापस बुलाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। जब यहाँ पर प्रश्न को अगर उलझाना होगा तो प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है, या इस प्रकार का कोई ऑप्शन दे देगा तो आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर क्लियर होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि राज्यपाल को उसकी पोस्ट से हटाया जा सके, तो आप बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले पाएंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो राज्यपाल है उसको हटाने के लिए कोई व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। यदि वर्तमान में जो राज्यपाल है उसका निधन हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पोस्ट को जो हाई कोर्ट का जज होता है वो यहाँ पर धारण कर लेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1995 में एक प्रश्न भी आया था कि यदि भारत का जो राष्ट्रपति, और दोस्तों आपको बता दूं कि 1995 में एक प्रश्न आया था कि भारत का राष्ट्रपति और राज्यसभा का जो स्पीकर है उन दोनों की यदि मृत्यु हो जाती है तो कौन उस समय कार्यभार को संभालेगा। तो आप आपको इसका प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछना बहुत स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि राष्ट्रपति जो कि वर्तमान राष्ट्रपति होता है और लोकसभा का स्पीकर जो कि उपराष्ट्रपति होता है, ये दोनों नहीं रहते हैं, तत्कालीन स्थिति में दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो कौन राष्ट्रपति के पद पे कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त होता है। तो ये आप जो राज्यसभा का स्पीकर होता है वो इस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्य है उसको संभालेगा। ये 1995 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है कि राज्यपाल के रूप में भी पूछे जा सके। क्योंकि इस समय राज्यपाल जो है उनकी स्थितियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राज्यपाल के बारे में ज्यादा चर्चा चल रही है, तो राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जो अगला टॉपिक है शक्ति और कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप ही कार्यकारी, विधायिकी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जो शक्तियां नहीं प्राप्त हैं पहले आप इनको क्लियर कर लीजिए। सैन्य और आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। दोस्तों हमें यूपीएससी में जब भी पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना सीखिए। हमें ये पहले सीखना चाहिए कि क्या चीज़ नहीं आती है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से उसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए कि जो राज्यपाल है उसको कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। ये एनिमेशन मेथड से अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है और उसमें सैन्य और आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा तो आप क्लियर कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस समय भारत चीन सीमा विवाद भी चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी झड़प चल रही है। वहाँ पर राज्यपालों की भी भूमिका के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये स्वाभाविक है, आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल के पास विधायिकी और प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति ही होती है, बाकी सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल सरकार के कार्य जो हैं वो राज्यपाल के नाम पे होते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम पे होते हैं। वो लेन देन का सुविधाजनक आधुनिक पद्धति पे कानून बना सकता है, यानी कि लेन देन को सुविधा को अच्छी करने के लिए, आधुनिक करने के लिए वो कानून का निर्माण कर सकता है। और अगर संविधान जो विधानसभा वो नहीं चल रही होती तो उस समय अध्यादेश भी जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का जो महान्यायाधिवक्ता होती है यानी कि हेड एडवोकेट फॉर द स्टेट, उसकी जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल करता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। स्टेट पीसीएस के जो सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लेकिन इसमें एक प्रश्न यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो स्टेट पीसीएस के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनकी नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता है लेकिन इनको हटा केवल राष्ट्रपति ही सकता है। तो ये भी एक मुख्य बिंदु है याद करने वाला। वह मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामले या विधायिकी मामले पे जानकारी ले सकता है। प्रश्न इस प्रकार
प्रश्न को इस समय इस तरह से उलझाया जा सकता है कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामले की जानकारी ले सकता है अथवा नहीं। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल किसी भी प्रशासनिक मामले की जानकारी ले सकता है, प्रशासनिक हो या विधायी मामला, उसकी जानकारी ले सकता है। और आपको बता दें राज्यपाल जो है वो राज्य की विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है। आगे बढ़ते हैं विधायकी शक्तियों की ओर। तो विधायकी शक्तियों में स्पष्ट आप समझें कि राज्य विधानसभा का आह्वान या विघटन कर सकता है, सेम बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है। जैसे कि राष्ट्रपति संसद का आह्वान कर सकता, संसद के सत्र का आह्वान और विघटन कर सकता है, उसी प्रकार से जो राज्यपाल है वो राज्य की विधानसभा का आह्वान और विघटन कर सकता है। इसमें आप ये समझ सकते हैं जिस राज्य में विधान परिषद होती है तो विधान परिषद फिक्स असेंबली होती है, यानी कि उसका विघटन नहीं होता है, ये विधानसभा पे ही नियम लागू होता है। जिस प्रकार से हम लोग संसद में समझ सकते हैं कि जो राज्यसभा है उसका कभी विघटन नहीं होता है, केवल लोकसभा का ही विघटन किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा का विघटन हो सकता है, राज्य विधान परिषद का नहीं। जब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह किसी अन्य सदस्य को कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पोस्ट खाली है तो वह किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य विधान परिषद के 6 सदस्यों को नामित कर सकता है राज्य विधानसभा में, यानी कि अपने 6 सदस्यों को नामित कर सकता है, और राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है। जो राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समूह की नियुक्ति भी कर सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये केवल महत्वपूर्ण जो चीज़ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा राज्यपाल पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, केवल और केवल जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमें पढ़ने चाहिए। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो किसी भी विधि के विरुद्ध, यानी कि कोई विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति के बारे में बात की जा सकती है या कर सकता है, वे लोगों की नियुक्ति कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता ही होगा कि राज्यपाल के पास जो न्यायिक शक्ति होती है, आप लोग केवल इतना समझते हैं कि केवल क्षमादान की शक्ति है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ शक्तियां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट का जज है उसकी नियुक्ति के मामले में भी वो राष्ट्रपति से विचार लेता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण के बारे में भी वो पदोन्नति कर सकता है, यानी कि उसका ट्रांसफर भी कर सकता है या उसको प्रमोशन भी कर सकता है, और राज्य के जो अन्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपको याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद जो भी हमें याद रखनी चाहिए वो भी आप समझें। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेदों को याद रखना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाग 6 में 153 से 167 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो जो हम स्टार्टिंग से अनुच्छेद याद रखते हैं वो 153, 154, 155, 156 और 157, इनको आप क्रम से लिखें। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए राज्यों 153 में सबसे पहले क्या आता है, राज्यपाल। किसी भी अनुच्छेद में स्टार्टिंग में लगभग जो चालू होता है वो उसके बारे में ही होता है, उसके नाम के बारे में चालू होता है। तो 153 में है राज्यपाल, 154 में है कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि राज्यपाल राज्य का जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति। 55 में है नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, और 56 में कार्यकाल, और 57 में नियुक्ति के लिए किस प्रकार की आहर्ताएं हैं। तो उसे आप बहुत ही सिंपल याद कर सकते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, फिर उसके कार्यपालिका की शक्ति, फिर राज्यपाल की नियुक्ति, फिर कार्यकाल, और नियुक्ति के लिए किस प्रकार की आहर्ताएं चाहिए, ये आप स्पष्ट याद रखें। अगला अनुच्छेद रहेगा 161। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो 161 से मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति वो अनुच्छेद 72 से मिलती है, उसी में क्रम में यहाँ पर जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति मिलती है वो 161 के तहत मिलती है। राज्य का जो महान्यायाधिवक्ता यानी कि हेड एडवोकेट जो होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। इसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। जो संवैधानिक मुखिया हैं या संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इनको याद कर पाएंगे। मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, आपको सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत किया जाएगा, चिंता ना करें आप। और अध्यादेश जारी करने के बारे में शक्ति, तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि 1, 2, 3 यानी कि 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि 1, 2, 3 मिला के, और 2, 1, 3
में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप इनको इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। दोस्तों मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि जिस समय आप प्रीलिम्स लिख रहे हो उस समय आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आने वाले प्रश्न को आप अचूक तरीके से हल कर पाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।